एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें राजा को दिखाया जाता है, जिसे दो खबरी आकर उसे खबर देते हैं कि जो आउटसाइडर आया हुआ है यानी कि यंग मास्टर, वो काफ़ी अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ जानता है, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जिस पर वो राजा कहता है कि इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले रानी को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद यहाँ पर एक चीज़ का खुलासा होता है कि अगर ये बंदा हमारे साथ रहा तो शायद वो यैन फैमिली को या फिर कहूँ उसके फोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए और ये यैनर के लिए काफ़ी बुरा समय हो सकता है। इस पर वो कहता है कि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगली सुबह डील करने के लिए यानी कि यंग मास्टर के पास जाता है। अब मैं बता दूं, इस बंदे का नाम लियू है और लियू वहाँ पर पहुँच जाता है। जिस पर वो कहता है तुम अकेले आए हो, इस चीज़ को मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा और इनके बीच में जो डील हुई थी वो हो जाती है। जहाँ पे यंग मास्टर कहता है लियू तुम अभी कहाँ जा रहे हो, जिसके बाद वो ब्लड स्पिरिट ग्रेट रे का अब आवाहन करता है यानी कि अपनी पावर को जगाता है। जिसके बाद उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और पूरी जगह चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर ये फाइट चालू हो जाती है जहाँ पर एक बंदे की सोल यानी कि लियू की सोल यंग मास्टर खींच रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे हाइड नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर वो कहता है यंग मास्टर कि लियू मैं तुम्हें कभी भी हाइड करना ही नहीं चाहता था। सीधे सीन शिफ्ट होता है और राजा के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा मामूली होता है यंग मास्टर के लिए। जिस पर वो कहता है कि तुमने ये काम करके काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। जिसके बाद वो बताता है शायद आपको याद होगा घोस्ट स्पिरिट्स के बारे में। जिस पर वो कहता है हाँ, तो 300 साल पहले जो भी हुआ था उस फोर्ट्रेस में तो वो भी आपको पता होगा। जिस पर राजा कहता है वो सब मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि यैन फैमिली की जो फोर्ट्रेस है वो घोस्ट स्पिरिट सेक्ट को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि वो 300 साल पहले हमारा ही था। अब इस चीज़ के लिए वो आया होता है और यहाँ पर वो डील भी करता है। यहाँ पर वो लोग 7 फैक्शन की बात करते हैं जो कि फोर्ट्रेस के पास ही यानी कि उसके बॉर्डर पर होती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि वॉर ऑलरेडी ओवर हो चुकी थी उस समय, तो यहाँ पर वो बताता है कि जूनियर मेरे पास आया था आज ही। एक्चुअल में ये लियू के बारे में बात कर रहा है। जिस पर हमें पता चलता है कि डार्क स्पिरिट रूट से वो शायद कनेक्टेड हो सकता है। अब यहाँ पर वो ये भी चीज़ें रिवील करता है कि युआन यिंग जो है वो 7 फैक्शंस और 6 एकेडमीज़ के पास ही है, जहाँ तक उसे याद है। शायद जूनियर ने आपको भी कन्विंस करने की कोशिश करी रही होगी। जहाँ पे वो कहता है घोस्ट सेक्ट और यैन फैमिली अब शायद अगर साथ में आ जाए तो अच्छा रहे। जिस पर राजा कहता है क्या तुम लाइफ को डेथ में या डेथ को लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसके बाद वो अपना सर हिलाता है और सीन शिफ्ट होता है हैनली की तरफ। हैनली अपने ही रूम या फिर अपने कक्ष में होता है, जहाँ पर वो 2 किताबों को देखता है और उन दोनों किताबों को आपस में जोड़ देता है, जिससे एक नई किताब मिलती है और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी से नॉलेज निकलता है कि तभी उसे कोई पुकारता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो उस बुक को एक बक्से के अंदर रख कर प्रोटेक्ट कर देता है। जैसे ही अपनी गुफा से बाहर की तरफ निकलता है तभी वो अपने हाथ से मैजिक स्पेल करते हुए डोंग की तरफ वो फेंक देता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो डोंग है वो भी एक कल्टीवेटर है और ये ऐसा है कि ये किसी भी आदमी को पजेस कर लेती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि शायद हम लोग इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं और वो बताती कि वो यैन फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो मिस्टर हैंग से या फिर मिस्टर हैन से बात करने की कोशिश करती है। जिस पर वो हैन को कहती है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पर वो हैन बताता है कि नहीं। अब तो वो ये कहती है कि तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर उसकी पावर देख सकते हैं, क्योंकि वो जब भी जिस मर्द को देखती वो मर्द अपने होश हवास खो देता और भिड़ जाता किसी भी चीज़ से, जहाँ पे हैनली उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना करता है। जिस पर वो कहती कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगी। जहाँ पे हैनली को मो फैमिली के मेडिसिन सेंटर दिखता है और उसे याद आती है कुछ पुरानी बातें कि कैसे उसने नैनो को वो किताब आखिरी बार दी थी। अब नानो को वो किताब आखिरी बार देने के बाद वो अपने फिर से प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया है, जहाँ पर वो अपना नाम रजिस्टर कर रहा होता है इस पार्टी के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को, जो कि मास्क पहनकर हमारे हैनली और इस लड़की डोंग पर नज़र बनाए होता है। अब ऐसा क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा कुछ देर में। जिसके बाद वो काफ़ी सारे लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करती है,
जहाँ पे वो कहती है मैं आपको कुछ भी पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा खाना और रहने की जगह चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ लोकल पीपल्स ही रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते। यहाँ पे हेनली वहाँ के मालिक से माफ़ी मांगता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों से उसकी जान पहचान हो जाती है, जो कि वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे भी आप हैन यान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जिसके बाद हेनली उस जगह से निकलता है और डायरेक्टली मो की शॉप पर पहुंचता है, जहां पर उसकी बेटी नैनो खड़ी होती है। अब यहां पर वो एक दूसरे को देखते ही नैनो बोलती है कि ब्रदर हैन। अब यहां पर ये दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं, जहां पर हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि वो किस तरह से उस जगह से वापस आई और यहाँ पर रहने लगी। जिसके बाद ये चीज़ें वो सारी बता ही रही होती है। तभी हैन भी उसे कुछ बताता है अपने से रिलेटेड बातें। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शांत से खड़े होते हैं। फायर वर्कर्स को देखते हैं जो कि आसमान में फट रहे होते हैं। मैं बता दूं कि ये लोग जो डिस्कशन कर रहे होते हैं वो अपने पुरानी ज़िंदगी से रिलेटेड कर रहे होते हैं। इस चीज़ को डोंग भी देख लेती है कि हेनली किसी लड़की के साथ है। इस चीज़ से वो जलने लगती है कि ये लड़की कौन है जो कि हेनली के साथ चल रही है। यहाँ से वो जाने लगती है जहाँ पे वो शराबी होते हैं और वो शराबियों को छोड़कर निकलती है, जहाँ पे उनके शराबी भी डोंग के पीछे आने लगते हैं। अब यहाँ पे हेनली और डोंग बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी डोंग को बारे में बताता है हेनली, जहाँ पे वो बताता है कि वो अपने मास्टर की बेटी के साथ आया है जो कि यान फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, और यहाँ पास से नैनो भी उस जगह से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे हेनली को, जहाँ पर वो जाने के दौरान उसे 2 लाशें मिलती हैं, या फिर कहूँ वो 2 बेहोश आदमी जिसके साथ अभी डोंग थी। इस चीज़ को देखते हुए वो जल्द से जल्द ऊपर की तरफ चढ़ता है, जहाँ पर वो दरवाज़ों को तोड़ता है और यंग मास्टर को देखता है। यंग मास्टर के उस हाथ को देखता है जिस पे ग्रीन कलर की कुछ लगा हुआ होता है उंगली पर। अब ये क्या चीज़ है आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है और फाइट के दौरान यंग मास्टर खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है, जिससे इनकी बीच की फाइट कहीं कल के आने वाली चीज़ों में आंच न डाल दे। जिसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि कुछ देर पहले ही हेनली इनसे एक होटल में मिला था। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया गया डोंग को, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती, वो अभी भी नशे में होती है, जहाँ पे हमारा हेनली उसे उठाता है। अब यहाँ पर वो उसके नर्व्स चेक करता है, जिससे उसे लगता है कि कहीं ये मुझ पर चांस तो नहीं मार रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है और यहाँ पे हेनली उसे सुला देता है, ये कहते हुए कि कल सुबह उठेंगे अपन लोग, और उसे एक फॉर्मेशन पिल भी देता है। जिसके बाद वो उसे खाकर सो जाती है। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि वो उसने दरवाजे और खिड़कियों पर सील लगा दिया है और खुद मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिससे वो अपनी एनर्जी बढ़ा सके। अगली सुबह ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हेनली से डोंग पूछती है कि कल रात को वो लड़की कौन थी। हेनली उसे बताता है कि वो उसके पुराने मास्टर की बेटी है, जिसका नाम नानो है। अब यहाँ पास से ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं और ये उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे यंग मास्टर इन्हें काफ़ी दूर से देखता है। अब यंग मास्टर के पास एक बंदा आता है जो कि सारी खबर देता है कि वो लोग आ रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर हेनली के ऊपर कुछ लोग नज़र बनाए होते हैं, क्योंकि ये लोग एक कल्टीवेटर है, इसलिए इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। जहाँ पर वो बंदा उस औरत के ऊपर कुछ मंत्र फूंकता है तो वो ऐसे लगती है जैसे वो जिंदा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि हेनली उस आदमी के हाथ में वो जो ग्रीन कलर की उंगली को देखता है तो उससे बहुत कुछ याद आता है। ऐसा सिर्फ निशान घोस्ट सेक्ट वालों के हाथों में ही होता है। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया गया यंग मास्टर को, जो कि उस मरी हुई लेडी के अंदर सभी लोग की आत्मा डालने के लिए तैयार होता है। तभी हेनली बताते हुए कि पीछे की तरफ चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन यंग मास्टर ये सारी चीज़ें देख लेता है, इसलिए वो शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे हेनली और डोंग बाहर ना निकल पाएँ। लेकिन अब डोंग को भी हेनली ने सब कुछ बता दिया होता है और यहाँ पर ये लोग अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पावर काम ही नहीं करती। तो हेनली पहले एक तालिस्मान का यूज़ करते हुए शील्ड को कमज़ोर करता है और उसके बाद अपने फायर वर्क का यूज़ करता है, यानी कि अपने हाथों में आग जैसी चीज़ों को जलाता है अपनी एनर्जी से और उस दीवार पर फेंकता है, जिससे वो दीवार फट जाती है और वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स पीछे की तरफ गिरते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है मास्टर को, जो कि उस शील्ड को जल्द से जल्द बंद कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हेनली और डोंग को,
जो कि इस फाइट से बचते बचाते बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन उस बीच में ये काफ़ी सारे गार्ड से फाइट भी करते हैं। तो कुछ लोग एनर्जी से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को यंग मास्टर देख लेता है। तो जितने लोगों ने भी अपनी एनर्जी का यूज़ किया था वो उन सभी लोगों को उठा लेता है और उनकी सारी एनर्जी इस मरी हुई औरत के अंदर डालता है। अब यहाँ पे बता दूँ ये क्वीन है जिसे राजा जिंदा करना चाहता था। जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग बचते बचाते भाग रहे होते हैं, जहाँ पे डोंग की मदद करता है हेनली, और हेनली की मदद बार बार डोंग कर रही होती है। जिसके बाद ये लोग इनके साथी भी मिल जाते हैं जिन्होंने पिछली रात में दोस्ती की होती है हेनली के साथ। अब यहाँ पे उन्हें दिखता है एक काफ़ी बड़ा चील टाइप का जानवर जो कि घोस्ट से बना होता है या फिर कहो सोल है, जो कि लोगों को उठा कर ले जाता है और उनकी एनर्जी चुरा कर दे देता है यंग मास्टर को। यहाँ पर ये लोग आपस में ही फाइट करते हैं, जिसके बाद नैनो को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर आ जाती है और डोंग और हेनली दोनों को ही अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। जिसके बाद ये दोनों उस कमरे के अंदर पहुँचते ही प्रोटेक्टिव शील्ड को ऑन करते हैं और यहाँ पे शायद कुछ देर के लिए सेफ भी रह सकते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे न्यू चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी एनिमेटेड एंड नॉन एनिमेटेड टाइप मूवीज़ मिलती रहेंगी। जितना प्यार आप लोगों ने इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार मेरे दूसरे चैनल को भी आप दीजिए। लविंग टू ऑल एंड टेक केयर। थैंक यू।